अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं पूरे के पूरे अध्याय पे आधारित। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है जब हमारे पास दो फलन हैं f(x) और g(x) और वो कैसे फलन है, समान फलन है यानी बराबर है। तो आइए इसका हल देखें। दोनों के दोनों फलन हमारे कैसे हैं, समान बराबर। तो यानी जो भी हम x यानी संख्या डालते हैं तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए, यानी f(x) बराबर में g(x), जहां सारी की सारी x हमारी कौन सी संख्याएं ले रहा है, वास्तविक संख्याएं। यही हम सामने रख देंगे। 4x⁻2 जमा में 1 बराबर किसके हो जाएगा, 8x माइनस 3 के। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, देखेंगे कैसे आया। 4x⁻2 माइनस में 8x जमा में 1 जमा में 3 बराबर में 0। तो ये क्या मिला, 4x⁻2 माइनस 8x जमा में 4 बराबर में 0। ठीक, इस पूरे बीजीय व्यंजक में से हम 4 क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया और हमें क्या मिला, ये मिला। देख सकते हैं 4 बाहर लेने पर हमारे पास क्या मिला, x⁻2 घटा में 2x जमा में 1। ठीक, यही मिला। और ये देख सकते हैं हमारा फॉर्मूले के अनुसार ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, x माइनस a⁻2 जो कि बराबर है 0 के। अब आप आराम से देख सकते हैं कि इस समीकरण का हल क्या है। इस समीकरण का हल x बराबर में 1 आ रहा है, यानी x का मान 1, और वही हमें निकालना था। क्या निकालना है, x का मान। आइए अब अगला प्रश्न देखें। ध्यान देंगे हमारे पास एक संबंध f दिया हुआ है और उसको कैसे परिभाषित किया है, f(x) बराबर में जब हमारी संख्या 0 और 4 यानी 0 और 4 के बीच में होगी और 0 और 4 भी हो सकती है, तो हमारा संबंध कैसा होगा, x⁻2, यानी जो संख्या है वो अपने से ही गुणा हो जाएगी। अगर संख्या 4 से बड़ी है या फिर उसके बराबर और 10 से छोटी है तो संबंध क्या रहेगा, संख्या का 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञात करें जो हमें संबंध दिया है क्या ये फलन है या नहीं। देखते हैं, गौर से देखिए, शायद आप पहचान गए होंगे ये फलन है या नहीं। बिल्कुल सही, ये फलन नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। ध्यान देंगे, जब हमारा संख्या क्या है 4 होगी तो हमारे पास 2 संबंध दिए हुए हैं और दोनों संबंध में अलग अलग संख्या आ रही है। इसका मतलब 4 के 2 प्रतिबिंब हैं। देख सकते हैं 4 के 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, पहले संबंध के अनुसार 16 और दूसरे के अनुसार 8। ठीक, और हम जानते हैं किसी भी फलन की परिभाषा ही क्या है कि सबसे पहले हमारे कोई भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये हमारा केवल संबंध है और फलन नहीं। ध्यान देंगे इस बिंदु पर, अगर मैं संबंध f को परिवर्तित कर दूं और इसको 2x जमा में 8 कर दूं तो आप ये पाएंगे जो 4 का प्रतिबिंब है वो एक ही रहेगा और वो क्या रहेगा, 16। तो ये पूरा संबंध जो है हमारा f वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, फलन में, यानी वो संबंध हमारा फलन होगा। ठीक, आइए अब एक और सवाल लें। हमारे पास कुछ फलन दिए हुए हैं, हमें इन सभी फलनों का प्रांत ज्ञात करना है।
आइए सबसे पहले फलन लेते हैं। f(x) बराबर में महत्तम पूर्णांक फलन जमा में तत्समक फलन, ठीक है। यानी ये जो हमारा f(x) है ये हमारे दो फलनों का योग है। तो ध्यान देंगे ये बहुत ही सरल है। इसका प्रांत क्या होगा? हमारा महत्तम पूर्णांक जो फलन है इसका प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और तत्समक फलन का भी प्रांत वही है। तो f(x) का भी हमारा प्रांत कितना हुआ? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आइए अब इसका हल देखें। आप देख सकते हैं h फलन का जो प्रांत आएगा वह सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें ये वाली वास्तविक संख्याएं नहीं आएंगी। यानी सारी वास्तविक संख्याएं पर उसमें 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई ये सारी की सारी संख्याएं हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ध्यान देखेंगे जो हमारा फलन h(x) है वह परिभाषित नहीं है। कब परिभाषित नहीं है? जब 1 माइनस cos x का अगर हम वर्गमूल लें और अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ये परिभाषित नहीं है। तो यानी ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो cos x है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos x 1 के बराबर कब कब होता है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे ही लेते रहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं जो प्रांत है वह सारी की सारी वास्तविक संख्याएं पर उसमें से ये सारी वास्तविक संख्याएं यानी 2n पाई जो n है वो पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सारी वास्तविक संख्याएं हम हटा देंगे। अब अगला फलन देखेंगे kx। इसका भी प्रांत आसान है। ये भी आप देख सकते हैं जहां जहां हमारा x की घात 2 घटा में 4 शून्य ले रहा होगा वो हमारी सारी जो संख्याएं हैं हम इसमें से हटाते रहेंगे। किस में से हटाएंगे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। तो आप देख पाएंगे जो k फलन का प्रांत है वह r में से जब हम -2 और 2 को घटाते हैं। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में हमें दो फलन दिए हुए हैं f(x) और h(x) और अब हमें इन दोनों फलनों का परिसर ज्ञात करना है। ठीक, तो शुरुआत कैसे करें देखेंगे। हम फलन ही बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है? मॉड्यूलस में x - 3। सबसे पहले फलन देखें f(x) किसके बराबर है? 1 घटा में मॉड्यूलस x - 3। यानी मॉड्यूलस x - 3 का मान कैसा आएगा? मापांक मान आएगा। यानी सारे के सारे जो धनात्मक संख्याएं हैं वो होंगी। यानी सारी की सारी 0 से या तो बड़ी होंगी या उसके बराबर हो सकती हैं। ठीक, अगर हम घटे का साइन लगाते हैं तो यानी सारी संख्याएं 0 से छोटी होंगी या फिर उसके बराबर हो सकती हैं। अब ये पूरा का पूरा 1 से घटाएंगे तो हम देख सकते हैं ये मुझे पूरा अपना फलन f(x) मिल गया। और f(x) हमारा क्या है? 1 से या तो छोटा है या इसके बराबर। तो यानी आप देख सकते हैं हमारे पास परिसर मिल गया। और परिसर अगर मैं अंतराल रूप में लिखूं तो आप देख सकते हैं वो मुझे मिला -∞ से लेके 1 तक, जहां 1 मेरा अंतराल में सम्मिलित है। अब दूसरा फलन देखते हैं। दूसरा फलन h(x) क्या दिया हुआ है? 1 जमा में 3 cos 3x, यानी 1 जमा में 3 cos 3x। इसको भी हम उसी प्रकार चलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है जो cos x का मान होता है वो क्या रहता है? -1 और 1 के बीच में। तो वही ले लिया। cos 3x का मान हमारा किसके बीच में रहेगा? -1 और 1 के बीच में। -1 और 1 भी ले सकता है, इसलिए हमने बराबर का साइन भी लगाया है। अब 3 से गुणा करने पर
3 cos x 3x का मान किन दो संख्याओं के बीच में रहेगा? -3 और 3 के बीच में। ठीक, अब हमें यहाँ फलन बनाना है अपना hx, तो ये बन गया 1 जमा में 3 cos 3x, यानी हमने क्या किया? 1 जमा कर दिया। यहाँ पे 1 जमा करने पर हमें मिला -2, ये बन गया हमारा hx, और 3 में 1 जमा करने पर मिल गया 4। तो दिख रहा है हमारा परिसर क्या बना? अंतराल -2 से 4 तक, जहां -2 भी सम्मिलित है और 4 भी सम्मिलित है, यानी एक बंद अंतराल मिला -2 से 4 तक। ठीक है बच्चों।